अब इसके बाद ट्रिप्सिन प्रोटीन का फिर से आंशिक पाचन करता है और ये पेप्टॉन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में ये कन्वर्ट करता है पेप्टॉन को पेप्टाइड्स में, ध्यान देगा। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया था कि जठर ग्रंथि में पाया जाता है एंजाइम पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट करता है, और यहां पर अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स में से एक एंजाइम है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का आंशिक पाचन फिर से करता है और पेप्टॉन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में, ध्यान देगा। लाइपेज करता है वसा का पाचन, लाइपेज करता है वसा का पाचन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, यकृत लीवर से निकलता है पित्त रस करता है वसा का पाचन, वसा को ये इमल्सीकृत वसा अर्थात जल युक्त वसा में कन्वर्ट करता है, और अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस, इसमें पाया जाता है लाइपेज एंजाइम फिर से वसा का पाचन करता है, और वसा यहां पर जो इमल्सीकृत वसा होती है, जल युक्त वसा होती है, इमल्सीकृत या जल युक्त वसा, इमल्सीकृत वसा या जल युक्त वसा को ये कन्वर्ट कर देता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। तो हमने यहां पर पाया कि यहां पर लाइपेज वसा का पूर्ण पाचन कर देता है, लेकिन इमल्सीकृत वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन यहां पर पित्त रस ने वसा को इमल्सीकृत वसा में कन्वर्ट किया था, उसका लगभग 60% इमल्सीकृत वसा कन्वर्ट हो जाता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, लेकिन 40% इमल्सीकृत वसा कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। वो आगे जाकर छोटी आंत का जो इलियम होता है यहां पर पाया जाता है आंत्र रस के लाइपेज से ये पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं। लेकिन लाइपेज जो कि अग्नाशय का लाइपेज है, अग्नाशयी लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है, अर्थात इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात 60% लगभग 60% इमल्सीकृत वसा जो कि कन्वर्ट हो जाता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। बचा हुआ इमल्सीकृत वसा का पाचन करेगा आपका छोटी आंत के इलियम में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि से निकलता है आंत्र रस। तो आंत्र रस से यहां पर पचित हो जाएगा इमल्सीकृत वसा, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करने जाएंगे। तो छोटी आंत पूर्ण रूप से पचित कर देगा। ए माइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ए माइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ए माइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अर्थात ये स्टार्च या हम कह सकते हैं मंड, स्टार्च या मंड को कन्वर्ट कर देता है सबसे सरलतम रूप अर्थात ग्लूकोज या शर्करा में ये कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज या शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन हो जाता है। लेकिन इसमें भी हमको ध्यान देना है कि यहां पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन हो गया, लेकिन फिर भी यहां पर जो आपका अग्नाशय में पाया जाता है एंजाइम ए माइलेज, ये स्टार्च या मंड का 100% पाचन नहीं करता, अर्थात यहां पर भी लगभग 60% स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, बचे हुए 40% को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में छोटी आंत का इलियम के आंत्र ग्रंथियों से जो निकलता है आंत्ररस, उसके द्वारा इमल्सीकृत वसा तथा स्टार्च का पूर्णतः पाचन कर दिया जाएगा। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है, इसमें ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन, ए माइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है, अर्थात इसीलिए अग्नाशयी रस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। इसलिए से कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, क्योंकि यहां पर तीनों प्रकार के जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन, यहां पर प्रोटीन का पेप्टॉन फॉर्म कन्वर्ट होता है पेप्टाइड्स में, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन अर्थात इमल्सीकृत वसा
का कन्वर्जन होता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, तथा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्च या मंड का ग्लूकोज या शर्करा में परिवर्तन होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यहां पर पूर्णता पाचन अभी नहीं हो पाया है। यह इमल्सीकृत वसा का 60% पच जाता है, स्टार्च का भी 60% पच के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, बचे हुए 40% छोटी आंत में पचेगा। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छोटी आंत। अग्नाशय के आगे है छोटी आंत। छोटी आंत के दो भाग होते हैं। पहले भाग को कहा जाता है ग्रहणी डियोडेनम, जिसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। छोटी आंत का पिछला भाग होता है, दूसरा भाग होता है इलियम, जिसकी लंबाई होती है 5.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक। यह आपका है ग्रहणी या डियोडेनम। यहां पर किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अमाशय से आए हुए भोज्य पदार्थ, यकृत से आए हुए पित्तरस तथा अग्नाशय या पेनक्रियास से आए हुए अग्नाशयी रस को मिक्स किया जाता है और भेजा जाता है छोटी आंत के दूसरे भाग अर्थात इलियम में। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलियम अर्थात छोटी आंत। भोजन में जो भोज्य पदार्थ होता है आगे ट्रैवल करके पहुंचता है इलियम में। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है इलियम, यह है इलियम। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलियम। इलियम जो होता है यह छोटी आंत का ही भाग है। इलियम की लंबाई होती है 5.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक। इसी कारण इलियम और ग्रहणी डियोडेनम को मिलाकर छोटी आंत की कुल लंबाई हो जाती है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की कुल लंबाई हो जाती है 6.5 मीटर तक। छोटी आंत की कुल लंबाई हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है लगभग 6.5 मीटर तक। यह है छोटी आंत, यह आपका है छोटी आंत। छोटी आंत के दो भाग होते हैं। पहले अग्र भाग को कहा जाता है डियोडेनम ग्रहणी। इसमें किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। दूसरा भाग कहलाता है इलियम। डियोडेनम के बाद यहां से लेकर यहां तक इस वॉल्व तक पाया जाता है इलियम। इलियम की लंबाई होती है 5.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक। ध्यान दीजिएगा, इलियम एक पाइप नुमा संरचना है। इलियम के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि। इलियम के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि। इलियम के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, यह है इलियम। इलियम के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि। इलियम के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि। यह इसका दूसरा नाम है ब्रूनर्स ग्रंथि। ब्रूनर्स ग्रंथि। यह इसका तीसरा नाम है लीबर कून ग्रंथि। लीबर कून ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, इलियम के आंतरिक दीवारों में पाचक ग्रंथि के रूप में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि, ब्रूनर्स ग्रंथि या लीबर कून ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और ब्रूनर्स ग्लैंड और लीबर कून ग्लैंड पाए जाते हैं। इलियम के आंतरिक दीवारों में पाचक ग्रंथि के रूप में पाए जाते हैं आंत्र ग्रंथि, ब्रूनर्स ग्रंथि या लीबर कून ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि से स्रावित होने वाला रस है पाचक रस है। स्रावित होने वाला पाचक रस को कहा जाता है आंत्र रस। आंत्र रस। और इस आंत्र रस में
5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस आंत्र रस में 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है, 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला है आपका इरेप्सिन। पहला है इरेप्सिन। पहला एंजाइम है इरेप्सिन। इरेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। इरेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का पाचन। जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर यह आपका है डियोडेनम, ग्रहणी। ग्रहणी में अग्नाशय से आया था, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने किया था प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन ने किया था प्रोटीन का पाचन और पेप्टॉन को कन्वर्ट किया था पेप्टाइड्स में। तो इस प्रकार से इरेप्सिन में पाया जाता, इरेप्सिन के द्वारा किया जाता है प्रोटीन का पाचन, अर्थात ये पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है अंततः अमीनो अम्ल में। ये कन्वर्ट कर देता है अमीनो अम्ल में, अर्थात यहां पर पूर्ण रूप से हो जाता है प्रोटीन का पाचन। पेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो अम्ल में। दूसरा एंजाइम्स पाया जाता है लाइपेज। ध्यान दीजिएगा, अग्नाशयी रस में भी पाया जाता है लाइपेज। उसको कहा जाता है अग्नाशयी लाइपेज और इसे कहा जाता है आंत्र लाइपेज, अर्थात इलियम में पाई जाने वाला लाइपेज, इलियम लाइपेज या आंत्र लाइपेज। यहां पर दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। जैसा कि अग्नाशयी रस में पाया जाता था लाइपेज, वसा का पाचन करता था, और यह लाइपेज भी करता है वसा का पाचन। आंत्र रस में पाया जाता है लाइपेज एंजाइम, जो करता है वसा का पाचन। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन होकर वसा बनता है इमल्सीकृत वसा में, लेकिन अग्नाशयी रस से जो लाइपेज निकला था उसने पूरी तरह से इमल्सीकृत वसा को कन्वर्ट नहीं किया था वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। 60% कन्वर्ट हो गया था। अब बचा हुआ 40% ये आंत्र रस में पाए जाने वाला लाइपेज बचे हुए इमल्सीकृत वसा को कन्वर्ट करेगा वसा अम्ल में। तो ये कन्वर्ट करता है इमल्सीकृत, इमल्सी, ध्यान दीजिएगा, इमल्सीकृत वसा को ये कन्वर्ट करता है, बचे हुए 40% इमल्सीकृत वसा को कन्वर्ट करता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। तो इस प्रकार से अब पूरे के पूरे 100% वसा अम्ल, वसा का, इमल्सीकृत वसा का वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन हो जाता है। 60% इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है आपके अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले लाइपेज के द्वारा, और 40% इमल्सीकृत वसा का आंत्र रस में पाए जाने वाले लाइपेज के द्वारा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में पाचन किया जाता है, अर्थात परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका वसा का भी पूर्णतः पाचन हो जाता है। तीसरा एंजाइम जो है यह है आपका माल्टेज। माल्टेज चौथा है, माल्टेज चौथा है, माल्टेज चौथा है सुक्रेज, माल्टेज सुक्रेज, और पांचवा है लैक्टेज। ध्यान दीजिएगा, लैक्टेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इन तीनों से होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इन तीनों से होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इन तीनों से होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पहला डिस्कस कर रहे हैं माल्टेज। पहला है माल्टेज। यदि हम बात करते हैं माल्टेज का, तो माल्टेज एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में माल्टोज कन्वर्ट होता है, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ध्यान दीजिएगा, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। सुक्रेज एंजाइम के द्वारा, सुक्रेज एंजाइम के द्वारा सुक्रोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। और लास्ट लैक्टेज
एंजाइम के द्वारा लैक्टोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग जो होता है इलियम। इसकी लंबाई होती है 5.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक। ध्यान दीजिएगा, इलियम के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि, बुरनर्स ग्रंथि या लीवर कुंड ग्रंथि। ये पाचक रस छोड़ते हैं। आंत्र रस, आंत्र रस में 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला है आपका इरेप्सिन। इरेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है अमीनो अम्ल में, तो इस प्रकार से प्रोटीन पूर्णतः कन्वर्ट हो जाता है। लाइपेज 40% बचे हुए वसा का पाचन करता है, अर्थात इमल्सीकृत वसा का वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन करता है। माल्टेज, सुक्रेज तथा लैक्टेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अर्थात अंततः हमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन होकर मिलता है ग्लूकोज। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इलियम के द्वारा अंततः प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का अंततः बचे हुए जितने भी पाचक, जितने भी बचे हुए अपचित भोज्य पदार्थ थे उसका पूर्णतः पाचन हो जाता है। इसीलिए इलियम में पाए जाने वाले आंत्र रस को कहा जाता है पूर्णतः पाचक, पूर्णतः पाचक रस, क्योंकि अग्नाशयी रस के द्वारा वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का 40% भाग पाचन नहीं हो पाया था, जो पूर्णतः पचता है इलियम के द्वारा। इलियम में पाए जाते हैं आंत्र ग्रंथि और आंत्र ग्रंथि में से निकलते हैं आंत्र रस। तो आंत्र रस में पाए जाने वाले इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज तथा लैक्टेज के द्वारा पूर्णतः पाचन हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्णतः पाचक रस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर छोटी आंत की सबसे खास बात यह है कि यह पूर्णतः पाचन के साथ साथ पूर्णतः अवशोषण करता है। अर्थात छोटी आंत में पाचन के साथ साथ छोटी आंत में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन के साथ पूर्णतः पाचन के साथ साथ अवशोषण होता है। पाचन के साथ साथ अवशोषण होता है। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन का मतलब यह होता है कि जो भोजन नहीं पच पाया है, जो भोज्य पदार्थ नहीं पच पाया है, उसे अब हम कहेंगे अपचित भोज्य पदार्थ। तो यहां पर छोटी आंत में जिन भोजन का पाचन नहीं हो पाया है उसे हम कहेंगे अपचित भोज्य पदार्थ। और जिन भोज्य पदार्थ अर्थात वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर कन्वर्ट हो चुका है प्रोटीन अंततः अमीनो अम्ल में, वसा अंततः वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, तथा आपका कार्बोहाइड्रेट अंततः कन्वर्ट होकर बन चुका है ग्लूकोज। तो इस प्रकार से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ या पचित भोज्य पदार्थ हमें मिल चुके हैं अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल तथा ग्लूकोज। अब ये छोटी आंत के छोटे छोटे छिद्र से जाकर ब्लड में मिलेगा, इसे कहेंगे हम अवशोषण। तो यहां पर पचित भोज्य पदार्थ को ब्लड में मिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अवशोषण, जो कि करता है छोटी आंत का इलियम भाग। छोटी आंत के इलियम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पचित भोजन को ब्लड में मिला देते हैं, जिसे हम डिटेल क्लास में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अपचित भोजन ट्रैवल करके आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का सबसे बड़े भाग को यहां से लेकर पूरा यहां तक कहलाता है कोलोन। ध्यान दीजिएगा, कोलोन। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत का इलियम तथा बड़ी आंत का कोलोन एक वॉल्व के द्वारा जुड़े होते हैं। ये एक वॉल्व के द्वारा जुड़े होते हैं, इसे कहा जाता है इलियोसिकल वॉल्व। ध्यान दीजिएगा,
डिटेल क्लास में छोटी आंत को भी हम काफी डिटेल में समझेंगे, यकृत, अग्नाशय, पेनक्रियाज, इन सबको हम काफी डिटेल में समझेंगे। अभी हम इनकी प्रमुख बातों को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम इनकी प्रमुख बातों को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम देख रहे हैं जो अपचित भोज्य पदार्थ है, अब ये ट्रैवल करके आएगा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से बड़ी आंत के कोलोन में। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में यहां पर एक छोटा सा भाग होता है, ये छोटा सा भाग होता है, छोटा सा भाग जिसकी लंबाई होती है 6 से 8 सेंटीमीटर, इसे कहा जाता है सिकम, इसे कहा जाता है सिकम। इसकी लंबाई होती है 6 से 8 सेंटीमीटर और सीकम से संबंधित होता है यह दूसरा भाग वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई होती है 7 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक, समझते हैं। यहां पर बड़ी आंत में ये छोटा सा भाग होता है सीकम 6 से 8 सेंटीमीटर और सीकम से जुड़ा हुआ होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई होती है 7 से 9 सेंटीमीटर, काफी छोटा होता है, समझिएगा। शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज के पाचन के लिए सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कार्य करते हैं। यह मनुष्य में भी पाया जाता है, लेकिन मनुष्य आधुनिक जीवन में एक शाकाहारी जंतु नहीं है, शाकाहारी प्राणी नहीं है, शाकाहारी जीव नहीं है। मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है, प्राणी है। अर्थात आधुनिक जीवन में, आज के जीवन में सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे लिए एक अवशेषी अंग है, निष्क्रिय अंग है, जिसका मनुष्य के शरीर में कोई काम नहीं है। अर्थात ये दोनों के दोनों हैं अवशेषी अंग, ये दोनों के दोनों हैं अवशेषी या निष्क्रिय अंग, ये दोनों के दोनों हैं अवशेषी या निष्क्रिय अंग, जिसका मानव के शरीर में कोई काम नहीं है। इसके द्वारा किया जाता था, शाकाहारी जंतुओं में इसके द्वारा किया जाता है सेलुलोज का पाचन। शाकाहारी, पूर्णतः शाकाहारी जीवों में सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के द्वारा किया जाता है सेलुलोज का पाचन, सेल्यूलोज का पाचन। लेकिन मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, अर्थात इसके मनुष्य के शरीर में सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। कई बार ये जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। इस बीमारी को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। अर्थात वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस, इसे कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। ये एक बीमारी है। कई बार ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अपने साइज अर्थात 7 से 9 सेंटीमीटर से ये काफी बड़ा हो जाता है, जिससे पेट के निचले भाग में दर्द होता है। इस बीमारी को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। इसका
इसके लिए अपेंडिसाइटिस की बीमारी से दूर होने के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हमारे शरीर से काटकर बाहर कर दिया जाता है। अपचित भोजन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से होकर आता है बड़ी आंत के कोलोन में, यहां से लेकर सीकम के बाद यहां से लेकर पूरा मलाशय के पहले तक यह कहलाता है बड़ी आंत का कोलोन। यह हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ी आंत, यह है बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई होती है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर और इसका मुख्य भाग होता है कोलोन। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में यह है पहला सीकम, सीकम से जुड़ा रहता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और इसका अगला भाग है यह आपका कहलाता है कोलोन, इसे हम कहते हैं कोलोन। बड़ी आंत का अगला भाग है कोलोन। कोलोन की लंबाई भी बड़ी आंत का, चूंकि ये मुख्य भाग है तो अर्थात इसकी लंबाई भी होती है लगभग 1.5 मीटर, क्योंकि इसमें छोटा सा भाग है सीकम का और छोटा सा भाग है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। यहां पर 17 सेंटीमीटर के लगभग होता है, 15 से 17 सेंटीमीटर होता है। यह आपका 15 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर के लगभग होता है मलाशय, रेक्टम। ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त पूरा भाग होता है कोलोन। कोलोन चूंकि, ध्यान दीजिएगा, कोलोन को तथा इलियम को एक वॉल्व के द्वारा जोड़ा जाता है। यहां पर इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है। इसी वॉल्व से अपचित भोजन इलियम, छोटी आंत के इलियम से आता है बड़ी आंत के कोलोन में, लेकिन यह वॉल्व आपके अपचित भोजन को फिर से बड़ी आंत से छोटी आंत की ओर जाने नहीं देता, अर्थात ये एक ही दिशा में अपचित भोजन को जाने देता है। ध्यान दीजिएगा, इस वॉल्व को कहा जाता है इलियोसिकल, इसे कहा जाता है इलियोसिकल, इलियोसिकल, इस वॉल्व को कहा जाता है इलियोसिकल, इलियोसिकल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर छोटी आंत का इलियम तथा बड़ी आंत का कोलोन संबंधित होता है एक वॉल्व से जिसे कहा जाता है इलियोसिकल। इलियोसिकल का मुख्य कार्य यह होता है कि अपचित भोजन को इलियम से जाने देता है कोलोन से, लेकिन कोलोन से वापस इलियम में आने से रोकता है, अर्थात ये वापस नहीं आ पाता अपचित भोजन। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से अपचित भोजन आता है कोलोन में। कोलोन का ये जो वर्टिकल पोजीशन है इसे कहा जाता है असेंडिंग कोलोन, इसे कहा जाता है असेंडिंग कोलोन, इसे कहा जाता है असेंडिंग कोलोन। यह हॉरिजॉन्टल वाला भाग कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर से यह वर्टिकल वाला भाग कहलाता है, इसे कहा जाता है डिसेंडिंग कोलोन, इसे कहा जाता है डिसेंडिंग कोलोन। और यह हॉरिजॉन्टल वाले भाग को कहा जाता है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। और यह आता है आपका मलाशय, जहां पर अस्थायी रूप से मल एकत्रित होता है रेक्टम, और रेक्टम से मलाशय से जुड़ा होता है मल द्वार एनस, जहां से मल बाहर निकाला जाता है, यह है एनस। ध्यान दीजिएगा, तो अपचित भोजन जो कि इलियोसिकल वॉल्व से होते हुए बड़ी आंत के कोलोन में आता है और इस प्रकार से ट्रैवल करते हुए अपचित भोजन आ जाता है मलाशय में, अर्थात मलाशय का मुख्य कार्य होता है अपचित भोजन का संग्रहण। मलाशय का कार्य है अपचित भोजन का संग्रहण, अपचित भोजन का संग्रहण। इसके पहले हम एक बात समझते हैं कि जब भोजन इलियम से कोलोन में आता है तो इसमें पानी रहता है, अभी तक पानी का अवशोषण कहीं नहीं हुआ है। तो कोलोन का मुख्य कार्य होता है कि कोलोन पानी को अपचित भोजन में जो पानी होता है, जल होता है, जल को अवशोषित कर लेता है। कोलोन का मुख्य कार्य है अपचित भोजन से, अपचित भोजन से जल का अवशोषण, पर्याप्त मात्रा में जल का
अवशोषण। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोलोन का मुख्य कार्य होता है अपचित भोजन जो कि कोलोन में आ चुका है, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में आ चुका है, इससे जल का अवशोषण करता है। यह मुख्य कार्य है कोलोन का। लेकिन ध्यान रखिए, यदि मान लीजिए कि यह जो कोलोन है हमारे अपचित भोजन से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर ले, यदि अधिक मात्रा में कोलोन यदि अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर ले, अधिक मात्रा में अपचित भोजन से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण अगर कर लेगा, तो इस प्रकार से अपचित भोजन जो कि है मल, इस प्रकार से अपचित भोज्य पदार्थ जो कि है मल में पानी की मात्रा कम होगी, मल में जल की मात्रा कम होगी, अर्थात मल शुष्क होगा, मल सूखा होगा। और जब मल सूखा होगा तो यह एक बीमारी का रूप धारण करती है जिसे हम कहते हैं कब्ज, या कॉन्स्टिपेशन। ध्यान दीजिएगा, यदि कोलोन अपचित भोजन से अधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर लेता है तो जो हमारा अपचित भोजन मल होता है यह सूखा होता है, अर्थात इस बीमारी को कहा जाता है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। यदि मान लीजिए यह कोलोन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाए और कोलोन जल का अवशोषण करने में असमर्थ हो जाए, ध्यान दीजिएगा, कोलोन यदि जल का अवशोषण ना कर पाए, यदि मान लीजिए ये कोलोन जो कि जल का अपचित भोजन से जल का अवशोषण करता है, यदि इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाए और ये जल का अवशोषण ना कर पाए, तो यहां पर जो हमारा मल होगा उसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होगी, और मलाशय में चूंकि जगह कम है तो यहां पर मलाशय में मल है, अपचित भोजन है, पानी की ज्यादा मात्रा है, इसीलिए हमें कई बार यहां पर मल का निष्कासन करना पड़ता है। इसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है डायरिया, अतिसार रोग या डायरिया। ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है अतिसार रोग या डायरिया। तो इस प्रकार से यहां पर कोलोन बहुत मुख्य भूमिका निभाती है, अर्थात अपचित भोजन से जल का अवशोषण। यदि ज्यादा जल का अवशोषित कर लेगी तो हो जाएगा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अगर जल की मात्रा अगर अवशोषित ना कर पाए तो इस केस में होता है अतिसार रोग या डायरिया। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और यहां से ये अपचित भोजन से जल अवशोषित हो चुका है और नियमित मात्रा में इसमें जल है, ये आकर मलाशय रेक्टम में स्टोर होता है और समय समय पर एनस से मल का निष्कासन होता है, अर्थात मल का निष्कासन होता है मल द्वार से। अपचित भोजन का निष्कासन, अपचित भोज्य पदार्थ का निष्कासन, अपचित भोज्य पदार्थ का निष्कासन, या हम कह सकते हैं मल का निष्कासन। अपचित भोज्य पदार्थ का ही अर्थ है मल, और इस मल का रंग होता है पीला। पीला होने का कारण है क्योंकि इसमें पाया जाता है पित्तवर्णक बिलीरुबिन, पित्तवर्णक या बिलीरुबिन के कारण पित्त रस में मिला रहता है बिलीरुबिन, उसके कारण मल का रंग पीला होता है। तो ये हमने पाचन की प्रक्रिया को एक शॉर्ट प्रोसेस में समझा। अब हम पाचन की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे।